आज तक किसी वीडियो में मैंने फोर्सफुली ये नहीं बोला कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन मैं आज ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो नॉलेज मिलने वाली है वो फुल यूपीएससी से रिलेटेड है। ए टू जेड पूरी जानकारी है। मेरे पास जितनी भी नॉलेज इकट्ठे हुए हैं उन सबको आपके पास प्रोवाइड करूँ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ जिससे आप अनजान हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है फुल आईएएस के रिलेटेड और यूपीएससी क्या होता है और यूपीएससी में क्या क्या चीज़ें होती है और इतना सारा नॉलेज है जितना आपने सोचा नहीं होगा। तो वीडियो में पहले तो एंड तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फोर्सफुली सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूँ मैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी क्या है। सबसे पहले आपको यूपीएससी के बारे में जानना होगा क्योंकि मैं एक बेस से लेकर एडवांस तक पहुंचाने वाला हूं। तो यूपीएससी के बारे में बताऊं तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। यूपीएससी के अंडर में जो आने वाले पद होते हैं वो है आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, आईएफएस। आईएएस का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस और आईएएस का इंडियन रेवेन्यू सर्विस और आईएफएस का इंडियन फॉरेन सर्विस। ये आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी। यूपीएससी में कौन कौन से आपकी चीज़ें आती है, कौन कौन से पोस्ट आते हैं और मैंने का फुल फॉर्म बता दिया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। यूपीएससी में आपको 3 तरह के चरण होते हैं जिसमें आपको पेपर ले जाते हैं, मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मेन एग्जाम मतलब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं 100 और मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं वो 200 के करीब दिए जाते हैं, ठीक है। और आपके जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे का दिया जाता है समय। मेन एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी मेन परीक्षा 9 पेपर होते हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिमिनरी एग्जाम उत्तीर्ण कर लेता है वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। मेन परीक्षा के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब लिखना पड़ता है आपको। अब हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू साक्षात्कार होता है जिसमें आपके अगर मेन एग्जाम और प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपके कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं जब जाके आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन पाते हैं। अब हम बात कर ले यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखो, मैं वीडियो में किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता देता हूँ इस चीज़ को कि आप प्रमोशन पे लो। दैट्स वाई मैं एम नॉट प्रमोट एनीथिंग, ठीक है। मैं आपको प्रेप लेटर एक ऐप है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि यूपीएससी के लिए आपको एटलीस्ट जो कोचिंग फीस लगती है वो 1-1.5 लाख रुपए लग जाती है। मैं आपको बता दूं दृष्टि आईएएस जो है उसमें कोचिंग की फीस एटलीस्ट आपको 1.5 लाख तक पहुँच जाती है। ओनली फॉर कोचिंग फीस बता रहा हूँ आपको। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोचिंग की फीस जाने से पहले, मतलब कोचिंग जाने से पहले आपको एटलीस्ट आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस टीचिंग नहीं कर सकते। आपको बेस क्लियर होना चाहिए आपका। तो बेस की बात करें तो सबसे पहले बेस में जो आता है वो होता है कि हम यूपीएससी के बारे में जाने, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम थोड़ा मतलब कि बुक के रिलेटेड अगर बात करें तो बुक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन बेस मतलब एक तरह से आपको जो 6 से लेकर 12 तक आपने पढ़ाई करी है उसके अंदर से ही कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के पढ़ोगे 6 to 12 तो आपका वहाँ पे 40% जो होता है वो वहाँ पे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। 40% प्रिपरेशन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक आप किसी भी स्टैंडर्ड का आप लेकर पढ़ाई कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक बहुत मेन इंपॉर्टेंट होती है, रोल निभाती है यूपीएससी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से निकलते हैं। तो आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी लेनी पड़ती है। और आपको तो पता है कि आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको लेक्चरर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो मैं एक चीज़ की और बात करता हूँ इसके ऐड करते ही कि आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकते हो, अपने पढ़ाई को कैसे बहुत कम पैसों में एटलीस्ट 8 से 9 हज़ार के रुपए के करीब में आप पूरे यूपीएससी के कैसे आप क्लियर कर सकते हो और कैसे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन जारी कर सकते हो। अगर आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूँ प्रेप लेटर के बारे में। ये वीडियो प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपको प्रेप लेटर जो होता है ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी से पढ़ाई कर रहा हूँ और ये मेरे लिए इतना लाभदायक है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसमें मेरे को आपको इतना समझ लो कि जो अभी 2022 के पेपर हुए हैं
इसमें से प्रेप लेटर में आपको एटलीस्ट 85% जो क्वेश्चंस निकल के आए, 85% अगर मार्क्स अगर प्रेप लेटर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है तो 85% मार्क्स आ सकते थे 2022 में। तो सोच लो कि अभी आने वाला करियर प्रेप लेटर कितना ज़्यादा होने वाला है। इसमें आपको बेस्ट लेवल के टीचर्स मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है जो अलग अलग टीचर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए अलग टीचर्स हैं, डेली टेस्ट भी होते हैं, उसमें आप क्लियर करके अपना देख सकते हो कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है, कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है प्रेप लेटर में। और ये इतना अच्छा ऐप है जितना आप सकते हैं। इसमें आप हर तरह के सिविल सर्विसेज या फिर आप इंजीनियरिंग या किसी चीज़ का आप इसमें पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लिटरली मैं इसी चीज़ से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। अब थोड़ा बात करें कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे लिए लाभदायक हो। देखो, हर किसी का एक वे होता है कि वो यूपीएससी करना चाहता है या फिर पीसीएस करना चाहता है या यूपीपीएससी करना चाहता है या कौन से वे में वो सिविल सर्विसेज करना चाहता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिस पे वो करना चाहता है। तो पहले आपको ये सोचना होगा कि आप सच में यूपीएससी करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे अगर अभी पीसीएस करना है, प्रोविजनल सिविल सर्विसेज, तो मैंने एटलीस्ट सामान्य बुद्धि एवं तर्कशास्त्र की बुक ले रखी है, उससे पढ़ाई कर रहा हूँ। मैथमेटिक की बुक है मेरे पास, उसके अलावा भी बहुत सारे राइटर की बुक्स है जिससे मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ ऐसे बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं जो आप अपने लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपके लिए जिस वे में आप अपना करियर बनाना चाहते हो। तो अभी फिलहाल अगर यूपीएससी की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको बुक के बारे में बताया गया है, एम लक्ष्मीकांत के बारे में। तो अब बुक के रिकॉर्डिंग मतलब कौन सी बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो यूपीएससी करने के लिए। तो देखो, यूपीएससी करने के लिए आपको पब्लिक में बहुत सारी बुक प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन जो हमें आईएएस ऑफिसर, आईएपीएस ऑफिसर जो बने हैं, उन्होंने हमें जो बताया है वो है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की, और आपको हिस्ट्री का आर.एस. शर्मा और ज्योग्राफी सीजी लोंगन की। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हो, उसमें आपको लिंक में पूरा प्रोवाइड कराया गया है, बुकों के बारे में बताया गया है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। अब लड़कों की बात आती है तो एक चीज़ आती है कि क्या वो निबंध कैसे सही से लिख पाए। मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं निबंध लिखने में। तो निबंध लिखने के लिए आपको एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे मान के चलो कि आप किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे मान के चलो कि हम हिंट के लिए एक बुक ले लेते हैं। अब बुक के ऊपर हम निबंध कैसे लिखें, तो पहले तो आपको किसी भी चीज़ से पीडीएफ देख लेना है कि बुक के ऊपर क्या निबंध है, उसको आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है। अब जितना भी वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, मान के चलो कि वहाँ पे 2000 वर्ड लिखे पड़े निबंध को लेकर बुक के ऊपर, आप उस 2000 वर्ड को आप 200 वर्ड में कन्वर्ट करो। मतलब जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बना लो उस निबंध को, और उससे भी छोटा बना सकते हो। अगर आप 100 या 150 में कंप्लीट कर सकते हो तो उतना कर लो। फिर जाके आप उसी निबंध को उस बिना बुक के उसको कैसे 2000-3000 वर्ड में लिख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि निबंध की ये खास बात होती है कि जब हम उसे छोटा करना सीख जाते हैं तो हम कैसे उसे बढ़ा सकते हैं और कितने बड़े वर्ड में हम लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे अंदर। ठीक है, तो हम जितना छोटा लिख सकते हैं उतना भी बड़ा हम कर सकते हैं उसे। तो पहले आपको छोटा लिखना सीखना होगा, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे तो आपके वर्ड लिखना आ जाएगा, और डेली प्रिपरेशन करोगे तो आप इस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दोगे। देखो, यूपीएससी की बात करें कि हम तैयारी कब से स्टार्ट कर सकते हो, तो देखो इसके लिए कोई भी ऐसा डेट नहीं है और ना ही कोई ईयर है कि आप अब से तैयारी कर सकते हो। आप चाहो तो 10-12 के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप दे पाओगे, या ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो तभी जाके आप पेपर दे सकते हो। तो आप एटलीस्ट अपने 10-12 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ताकि आप अगर 21 साल के हो गए और आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो आप प्रिपरेशन के साथ अपना एग्जाम दे सकते हो और अपने 22वें साल में आप आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पे अपने आप को देख पाओगे। तो आप एटलीस्ट अपना जो 10th और 12th है वहीं से स्टार्ट कर लो। एनसीईआरटी की बुक ले लो, देन ऑनलाइन आप टीचिंग ले सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है और मैंने आपको एक ऐप के बारे में बता ही दिया है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छे खास लेवल पे। अब हम थोड़ा बात कर ले कि क्या यूपीएससी इजी है या ज़्यादा हार्ड है। तो मैं बता दूं कि इंडिया की टॉप 5 हार्ड एग्जाम में यूपीएससी आता है।
तो आप समझ ही सकते हो कि यूपीएससी कितना ज़्यादा हार्ड है, इतना इजी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के लिए आपको एटलीस्ट आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस कैसे हल कर पाओगे। तो उस तरह से आप समझ लो कि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा जब तक आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाओगे। तो बेस हम किसे कह सकते हैं? बेस हम बात करें तो एक ऐसे नॉलेज को कहते हैं जो हमें 12th तक प्राप्त हो जाती है। जो हमें नॉलेज 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट तक हमें नॉलेज प्राप्त हो जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और आप कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ जानकारी लेनी पड़ेगी। आप अगर अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ के उसको साइड में रख दो और आप उस पर फोकस ना करो। पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको माइंड में डाल लो कि इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को कैसे क्या हुआ था, हर एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। डेली करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो यूपीएससी के लिए। अब हम थोड़ा पैटर्न की बात करें यूपीएससी प्रीलिमिनरी की, तो आपको एटलीस्ट मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होते हैं। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से दे सकते हैं। बोथ आर कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। क्वालिफाइंग एग्जाम बात करें तो अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको क्वालिफाइंग करना है तो कैंडिडेट को अपना 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। कट ऑफ जो होता है यूपीएससी के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, द कैंडिडेट विल बी स्कोर मैक्सिमम 33% मार्क्स विल बी मार्क्स ऑब्जेक्टिव कट ऑफ बाय यूपीएससी। द यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम विल बी कंटिन्यूड ऑफ द शॉर्ट लिस्ट लिमिटेड डेट फॉर द मेन एग्जाम। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की। एटलीस्ट अगर 4 से 5 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपको 1 मार्क्स कट होगा। अब हम बात कर ले प्रीलिमिनरी एग्जाम के बुक के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बुक पहले ही बताया था, लेकिन अब प्रीलिमिनरी एग्जाम मेन एग्जाम और अलग अलग बुक बताता हूँ आपको। प्रीलिमिनरी एग्जाम की जो है इंडियन पॉलिटी की जो बुक है वो आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं। देन ज्योग्राफी की बुक आप ले सकते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप हिस्ट्री की बुक ले सकते हैं, जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो आप ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बुक, उसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक ले सकते हैं। देन करंट अफेयर्स की अलग से एक बुक ले सकते हैं क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में। तो आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए ये बुक्स जो है बेस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके। उसमें आप थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1, पेपर 2, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, आपको मैथमेटिक के आपको सारे मिल जाएंगे PDF। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर आपको पूरी बुक के बारे में आपको एटलीस्ट, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर होते हैं आपके सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो सिंपली। अब काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या यूपीएससी के लिए हमें कितने रुपए लग जाएंगे हम अगर क्लियर करना चाहते हैं। तो देखो मैंने कोचिंग के लिए आपको बता ही दिया कि 1.5 लाख के करीब आपको लग जाते हैं। अब उसके अलावा बुकों को मिला के उसमें बुक तो आपको मिल ही जाएगा 1.5 लाख के अंदर, और भी बहुत सारी प्रोवाइड करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसलिए आपको मनी की ज़्यादा नीड होगी। एटलीस्ट मैं अगर मानूँ अपने वे से तो 3 से 3.5 लाख लग जाएंगे, और ज़्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं क्योंकि मैं एक एवरेज हूँ तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप। अब हम बात कर ले कि IPS, IAS और आपको IRS, IFS में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देश के सेवाओं में भर्ती आयोजन कराती है, जिसमें हर साल भर्ती चयन प्रक्रिया होती है। हर भर्ती IAS, IPS, IRS और IFS सहित भर्तियां होती हैं। जिस परीक्षा का आयोजन जो कराती है वो यूपीएससी द्वारा होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग हम हिंदी में कहते हैं। अब हम बात कर ले IAS की, तो IAS का जो होता है चयनित अभ्यर्थियों को अलग अलग मात्राओं में उनको प्रदान की जाती है उनको पद के अनुसार। IAS ऑफिसर के लिए सबसे उचित पोस्ट कैबिनेट सचिव होते हैं। IAS ऑफिसर का जो वेतन होता है वो 7वें वेतन के बाद बढ़ता है। वैसे स्टार्टिंग में 56,100 के करीब इनको स्टार्टिंग होता है। IPS की बात करें तो ये पुलिस विभाग में अधिकारी बनते हैं। इनके वेतन की बात करें तो 56,100 तक मिलता है। ये जो पद होता है SP, DIG, DGP के पद को प्रमोट करके बनाया जाता है ये जो IPS ऑफिसर होते हैं। IFS की बात करें तो ये राजनीतिक मामलों को संभालते हैं और उनके कार्य करते हैं। इस पद पर प्रत्येक वर्ष काबिल 10 से 12 उम्मीदवार का चयन किया जाता है। IFS ऑफिसर का वेतन की बात करें तो इसमें आपको 56,100 के करीब
मिलता है। और हाँ, एक बात और कि वेतन और भत्ते की बात करें तो ये उनका उस स्थान के रिकॉर्डिंग बेस करता है जहां उनकी पोस्टिंग दी जाती है। देश के बाहर तैनात ऑफिसर को वेतन भत्ते प्रदान किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो बने तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं बोल भी नहीं पा रहा सही से, तो थैंक यू सो मच गाइस।